अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं द एमडी कैट एज टीम ना शीन एमडी कैट टेस्ट सेशन लेने जा रही है। तो इस वजह से मैंने ना आप लोगों को कहा था कि मैं ना पहले लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो वो लेक्चर ना मैं समरी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं नोट्स भी भेज देता हूँ अगर वहाँ से उसमें सब कुछ पॉइंट लिखे होते हैं नोट्स में, ठीक है। और मैं अब लेक्चर की सूरत में समरी भेज रहा हूँ, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स होंगे जिसमें से एमसीक्यू मोस्टली आते हैं, ठीक है। तो ये समरी होगी यानी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप शाहीन एमडी कैट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर, ये नीचे नंबर आ रहा है, आप इस पे ना मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम ना अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज वाला जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। वो हमारा यूनिट है, टेस्ट है उसका। तो उसके मतलब मैं आपको उसकी ना शॉर्ट लिस्टिंग बता देता हूँ। सेल क्या होता है? सेल होता है द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर और फंक्शन ये दोनों काम करता है, ठीक है। सेल ये बेसिक यूनिट होता है हमारी बॉडी का या जिसम कोई भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट होता है। उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट टाइम किसने किया था डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कहाँ पे किया था? कॉर्क में किया था, ठीक है। कहाँ पे? कॉर्क में किया था। सेल कॉर्क में जाके डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और उसके बाद लाइव सेल, अगर मतलब लिविंग सेल में किसने किया था? वो किया था एंटोन वॉन लीवनहुक, उसने किया था, ठीक है। जो पहले इजाद किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था और वो कॉर्क में किया था। लेकिन अगर वो पूछ ले लिविंग सेल में पहली मरतबा किसने देखा था इसको, तो उसका उसका क्या नेम था? एंटोनी वैन लीवनहुक था, ठीक है। उसका फर्स्ट ऑब्जर्व इन लाइव सेल यानी लिविंग सेल, ठीक है। तो ये था सेल के मतलब, ठीक है। सेल बाकी आप बुक को भी लाजमी रीड कीजिएगा, वहाँ पे इसके और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं ये कि शॉर्ट लिस्टिंग बता रहा हूँ जो मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बता रहा हूँ। तो सर ये ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, इसमें ना उन्होंने सेल के ना कंपार्टमेंट्स में कंपार्टमेंट भी लिखे हुए हैं, यानी ऑर्गेनेलिज में ना सब कुछ इसमें उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। तो सेल है जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ना, एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सब कुछ मैंने आपको दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ सेल में ना मुख्तलिफ नेम चेंज कर लेती है, ठीक है। तो जैसे मसल सेल के लिए होगी और उसमें जो न्यूरॉन सेल होते हैं वहाँ पे इसका नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल देयर आर फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल के जो स्ट्रक्चर होता है, सेल से ऑर्गेनेलीज बनते हैं ना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेलीज को स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा आ जाता है, ठीक है। तो हम ना सेल में ब्रेन पे चले जाते हैं, ठीक है। इट इज़ आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल की क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट, यानी ये इसकी कंपोजिशन बता रहा है, ठीक है। इधर प्रोटीन 55% लिखी हुई है और लिपिड मतलब ना 40% लिखे हुए हैं और कार्बोहाइड्रेट 5% लिखे हुए हैं। लेकिन जो है ना एमडी कैट की बुक्स है ना, वहाँ पे उन्होंने मतलब कि ना इसकी परसेंटेज चेंज की हुई है, लेकिन आपने एमडी कैट बुक वाली रखनी है, ठीक है। यानी प्रोटीन कितने 60 to 80% और लिपिड क्या है 20 to 40% और कार्बोहाइड्रेट आई थिंक 1%, इस तरह 1 या उससे कम होते हैं, ठीक है। तो आपने वो वाली याद रखनी है, ये वाली याद नहीं रखनी। तो आगे साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल फॉर्म्ड बाय 90% ऑफ वाटर इन साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनली। 90% भी यूज़ होता है, 80% भी यूज़ होता है। एडवांस बुक में कुछ में उन्होंने 90 लिखा हुआ है, कुछ में 80 लिखा हुआ है। तो आपने 90 याद रखना है, एमडी कैट अपनी बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तो मैं जनरल व्यू दे रहा हूँ ना, लेकिन आपने अपनी बुक को फॉलो करना है। 90% उसमें वाटर होता है। अब हम न्यूक्लियस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली कौन सी होती है? न्यूक्लियस होता है। और इसको सेल का क्या कहते हैं? ब्रेन भी कहते हैं, ये याद रखना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह होती है, न्यूक्लियस की कौन सी मेम्ब्रेन होगी? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। और जो सबसे पहले किसने कवर किया था, डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। बाकी सेल ना मोनोन्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड। मोनोन्यूक्लिएटेड वो जिसमें एक होता है न्यूक्लियस होता है। ए न्यूक्लिएटेड जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, यानी प्रोकैरियोट्स जिस तरह हो गया एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद मोनो हो गए, बाई हो गए। तो इस तरह से ये वो सेल होते हैं जिनके अंदर ना बाई यानी 2 जिसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर दी गई, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स से मटेरियल बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स वगैरह जो बनती हैं, ठीक है, वो मतलब कि एक्सपोर्ट होती है ना, तो वह यहाँ इन पोर्स से के ज़रिए से ही निकलती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़,
सेल की जो सारी एक्टिविटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस करता है। इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल भी ये कंट्रोल करता है क्योंकि इसके पास आरएनए और डीएनए होता है। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ट्रांसलेशन भी इसी के अंदर होती है, प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर होती है, ठीक है। और सेल डिवीजन भी इधर ही होती है। आपको पता है क्रोमोसोम जो होता है ना बनते हैं, और सेल डिवीजन जो सेल साइकिल चलता है, माइटोसिस मियोसिस, वो सारी की सारी मतलब कि ना कंट्रोलिंग तो यही कर रहा होता है ना, तो इस वजह से सेल डिवीजन का प्रोसेस भी यही करता है, ठीक है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए से आरएनए का बनना आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इस प्रोसेस ये प्रोसेस भी न्यूक्लियस में ही हो रहा होता है, हेल्प करता है, न्यूक्लियस में हो नहीं हो रहा था, सॉरी, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो वो ट्रांसक्रिप्शन तो साइटोप्लाज्म में भी होती है ना, तो ये हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पे इसका क्या आना है। तो बट ये है कि न्यूक्लियस के ना आप न्यूक्लियस वाले टॉपिक को ज़रा गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ना उन्होंने जो एग सेल है उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है, फिर कॉर्क सेल उसमें वहाँ पे भी उन्होंने उसकी ना कंपोजिशन बताई कि कितने परसेंट ये उनमें मौजूद होता है। तो इस तरीके से बुक को रीड मस्ट करना है। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, शॉर्ट लिस्टिंग बता रहा हूँ यार, समरी बता रहा हूँ, खुलासा बता रहा हूँ, 10 मिनट का जो वीडियो बन रही है, ठीक है। तो आपने उसको वहाँ पे उसको गौर से देखना है। गोल्जी बॉडी, अब गोल्जी बॉडी क्या होती है, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, इन 1898 में। और ये मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है, मेम्ब्रेनस बाउंड है। दैट हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन विच फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्रोटीन किससे बनती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बनती हैं, ये उनको ना पैकेज करता है, यानी मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। फिर ये सक्रीशन करता है, सक्रीशन, ठीक है, सक्रीट करता है। तो फिर गोल्जी बॉडी का यही काम होता है, ये प्रोसेसिंग वगैरह करना एटसेट्रा, ठीक है, यानी ग्लाइकोसाइलेशन इसको कहते हैं। आगे समझ इस बात की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ द नेटवर्क मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। थ्रू विच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव, जिसके ज़रिए से मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन मूव कर सकते हैं, ठीक है, एक चैनल से दूसरे चैनल में से, फिर दूसरे से तीसरे। ये नेटवर्क हो, ये 3 फॉर्म्स में पाई जाती है, ठीक है। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म्स में, फिजिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में और सिस्टर्नी की फॉर्म में, ये याद रखना, ठीक है। तो इसकी टाइप 2 होती हैं। शक्ल कितनी में पाया जाता है? 3 में, लेकिन इसकी टाइप कितनी होती है? 2 होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इनके कलेक्टिवली फंक्शन पूछ ले तो ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट फराम करते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, स्मूथ के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। आपको पता है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो करेगी ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, यानी जो एंजाइम प्रोटीन नेचर के होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाएगी, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एटसेट्रा नेचर के होंगे एंजाइम वगैरह, ठीक है, वो कौन बनाएगी? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी, क्योंकि उसके पास राइबोसोम अटैच नहीं होते उसके साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताएगा राइबोसोम मॉलिक्यूल अटैच्ड ऑन द आउटर सरफेस। कौन सी सरफेस पे? आउटर सरफेस पे, याद रखना, कौन सी सरफेस पे? आउटर। एमसीक्यूज बन सकता है ना। इट हेल्प मेंटेन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मैंने अभी बताई ये प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब हमने आना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आना है, ठीक है। राइबोसोम मॉलिक्यूल्स डू नॉट अटैच ऑन द आउटर सरफेस, इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इट हेल्प मेन सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस लाइक स्टीरॉयड हार्मोन, मैंने अभी बताया, जो कार्बोहाइड्रेट्स नेचर के या लिपिड नेचर के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ठीक है, लिपिड्स की डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन आपको पता है वो लीवर वगैरह एटसेट्रा करता है, लेकिन लिपिड्स वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन या ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन यही होती है, इधर ही होती है, ठीक है। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टीरॉयड हार्मोन मैंने अभी बताया आपको। तो अब वो हार्मोन वाले चैप्टर में से जो हार्मोन वहाँ पे दिए हुए हैं, अगर वो लिपिड नेचर की, इधर भी तो पूछ सकते हैं ना, वो चैप्टरों को कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो अब हम आगे जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट वॉन कोलिकर, किससे? एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने इजाद किया था इसको, सबसे पहले डिस्कवर किया था, और ये 1857 में हुआ था, ठीक है। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, ये सेल का पावर हाउस है, ठीक है। डेट्स चेंज हो सकती हैं, मैं पहले कह रहा हूँ, हर बुक्स में ना मुख्तलिफ डेट्स हो सकती हैं। KPK की बुक में मुख्तलिफ हो सकती है, फैटल में मुख्तलिफ हो सकती है, और पंजाब वालों की मुख्तलिफ हो सकती है। डेट का वो डेट तो पूछता भी नहीं है, MCQs में आती भी नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल, ये सेल का पावर हाउस है, बिकॉज इट प्रोड्यूस ATP, क्योंकि ये ATP पैदा करता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन नहीं होती प्रोटीन की, ऑक्सीडेशन करता है, ATP बनाता है।
तो प्रोटीन की ऑक्सीडेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की करता है और लिपिड्स की करता है। अगर वो यही पूछ ले कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से बन सकती है, वो लिपिड से बनेगी। ठीक है, 20 या 80 40 ना ATP पर मालिक्यूल से ना बनते हैं आई थिंक इसके ना। तो लिपिड ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, अगर वो ATP बनाए तो, माइटोकॉन्ड्रिया बनाए तो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं राइबोसोम पे। इट इज़ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली, यानी ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। MCQs बन सकता है। ठीक है, दे कंटेन 65% RNA एंड 35% प्रोटीन। ठीक है, ये कंपोजिशन मुख्तलिफ हो सकती है। मैंने पहले भी आपको कहा है कंपोजिशन मुख्तलिफ हो सकती है और डेट्स भी कहा है कि ये भी मुख्तलिफ हो सकती है। हर किताब में मुख्तलिफ होती हैं। अब 5 किताबें हैं ना हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं, सब में मुख्तलिफ होगा। मैंने सबको तज्ज़िया किया, मैंने देखा हुआ है ना, मतलब मैंने भी रीड इन्हें किया था, मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो इन सबको ना देख लीजिएगा। ये थी समरी, बाकी अगर कोई चीज़ पूछनी तो वो बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह खैर।